क्या आप भी बच्चों के साथ एक कमरे के घर में ज़िंदगी गुजार रही हैं और समझ नहीं आता कि बिस्तरों को, कपड़ों को, बच्चों के खिलौनों को किस तरह से समेटा जाए? सामान बहुत ज़्यादा है, रखने की जगह बहुत कम। तो आज की ये वीडियो ना आपके लिए बहुत यूज़फुल, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ईज़ी और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी लाइफ़ को बहुत आसान बना दिया, क्योंकि भई मुझे भी 6 साल हो गए हैं तकरीबन एक कमरे के छोटे से घर में रहते हुए, और मैं समझ सकती हूँ कि एक कमरे के घर में रह के सारे सामान को, कपड़ों को और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल है। तो बस जी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं आपके साथ बहुत सारे यूज़फुल तरीके शेयर करूँगी, आपको टिप्स बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना तो घर को साफ़-सुथरा आप कैसे रख सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जी सुबह-सुबह दिन का आगाज़ हो गया था और मैं अपने प्यारे पौधों को ना पानी दे रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो मेरे पौधे हैं ना वो इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये कोई टमाटर का पौधा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर ये जो छोटा सा लगा हुआ है ना ये टमाटर है। बाकी एक ये वाला गमला है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इसको जितना मर्जी सेट कर लो, पानी दे दो, इसकी काट छांट कर लो, फिर भी ये ग्रो होने का नाम नहीं ले रहा। खैर, सुबह सुबह ना जब आपके पास एक ही रूम होता है तो उसके हालात कुछ इस तरह के होते हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, यहाँ वहाँ चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। क्योंकि भाई अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 5 से 6 महीने कि मेरे पास जो मेरा बाहर का सिटिंग एरिया है ना वो आया है, वरना उससे पहले तक मतलब 4 से 5 साल मैंने एक कमरे में ही सब कुछ जो है समेट के रखा है, गुजारा किया है। जब नई नई शादी हुई थी तब मुझे भी बहुत मसला होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें थी ना मैंने फिर ऑर्गेनाइज़ करना सीख ली। अच्छा, जैसे ही आमना स्कूल जाती है ना, सबसे पहले जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, जो किचन का सामान रूम के अंदर आया होता है, उसको मैं जाके बाहर रखती हूँ। आमना ने स्कूल से आके जो कपड़े पहनने होते हैं उनको हैंग कर देती हूँ इस्त्री करके, ताकि जब वो आए उसके कपड़े जो हैं वो तैयार हों। सबसे मेन मसला जो होता है ना छोटे घर में, एक कमरे के घर में, वो ये कि जो बिस्तर और कपड़े हैं ना उनको आप कैसे समेट सकती हैं। अब मेरे पास तो ना रूम के साथ एक बहुत ही छोटा सा एरिया है, मतलब इतना छोटा है कि उसमें सिर्फ एक बंदा ही खड़ा हो सकता है। उसे आप स्टोर कह लें या जो मर्जी कह लें, मतलब छोटी सी एक अलमारी सी है। तो मैं अपने सारे जो भी बिस्तर होते हैं ना उसके अंदर तय लगा के ऑर्गेनाइज करके ऊपर से ढाम के रख देती हूँ। अच्छा, एक चीज़, अगर आपके पास कोई भी रखने की जगह नहीं है ना तो फिर आप ये कर सकती हैं कि अपने कमरे के कॉर्नर में एक छोटी सी टेबल रख लें, या फिर बेड के कॉर्नर में ना बिस्तरों को प्रॉपर तरीके से इस तरह अरेंज करें कि कोई भी अगर रूम में आए ना तो उसको जो है मेसी फील ना हो, और हर चीज़ ना एक कोने में जो है वो तरतीब से पड़ी रहे। अच्छा, चाहे आप बिस्तर स्टोर में रखें या कमरे के किसी भी कोने में, टेबल के ऊपर, कहीं पर भी अरेंज करिए ना, जब आप सारे बिस्तर रख देती हैं तरतीब से तो उसके ऊपर कोई भी साफ़ चादर या कोई भी खेस डाल दें। इससे जो है ना आपका जो रूम है वो मेसी कम लगेगा और जो चीज़ें हैं ना अपनी जगह पे लगेंगी। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यकीन करें, जो मैंने शायद वक्त गुजरने के साथ साथ सीखी हैं, वरना जब मेरी शादी होकर मैं आई थी ना मुझे यकीन करें नहीं समझ में आता था कि कपड़े कहाँ रखूँ, बिस्तर कहाँ रखूँ। उसके बाद आमना पैदा हो गई और जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनका बहुत सारा सामान होता है। पहले तो समझ ये भी नहीं आता था कि आमना के टॉयज़ कहाँ पे समेटने हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि सब्र का फल मिलता है, तो अब मेरे पास फिर भी 2 रूम हो गए हैं। लेकिन पहले भी ना, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने इसी एक रूम में हर चीज़ को अरेंज किया हुआ था। अच्छा, दूसरा ये कि इस तरह के सोफ़ा कम बेड जो है ना बहुत यूज़फुल रहते हैं अगर आपके पास स्पेस का इशू है। अब जैसे मेरा ये सोफ़ा कम बेड है ना, तो इसके नीचे अच्छी खासी जगह है जहाँ पर मैं अपने ना जो बेडशीट्स हैं, ज़ाहिर सी बात है जो गुलटेक्स की बेडशीट्स होती हैं ना अच्छी खासी मोटी होती हैं, और मोटी होती हैं तो ये जगह भी ज़्यादा लेती हैं। तो इस तरह ना सोफ़े के नीचे आप अपनी बेडशीट्स अरेंज करके रख सकते हैं। बेडशीट्स नहीं रखनी है तो बच्चों के टॉयज़ आ जाएंगे, बच्चों के जो कपड़े हैं वो आप रख सकते हैं। तो इस तरह जो बेड के नीचे की स्पेस है और जो सोफ़े के नीचे का एरिया है ना उसको आप बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकती हैं। वैसे तो आजकल इस तरह के बेड्स भी बन जाते हैं जिसके नीचे पूरा एक बड़ा ड्रॉर होता है, उसमें आप अपनी गर्मी और सर्दी के जो कपड़े हैं ना बहुत आसानी से समेट सकती हैं। तो बस यहाँ मैं वही सुबह के रूटीन के काम कर रही थी, तो मैं हर 3 से 4 दिन बाद ना बेडशीट अपनी जो है चेंज कर देती हूँ, और जो भी मेरी बेडशीट धुलती है ना मैं साथ ही उसको तय लगा के ये जो मेरा सोफ़ा कम बेड है इसके नीचे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो मुझे पता होता है कि जब भी मुझे कोई बेडशीट चाहिए होगी ना वो यहीं पर होगी। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका घर चाहे छोटा है या बड़ा लेकिन वो हमेशा ऑर्गेनाइज़ लगे, नीट एंड क्लीन हो, तो हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनाएं और बच्चों को भी ये बताएं। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों के टॉयज़ को किस तरह से समेटा जाए, तो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया है कि आजकल जो डिस्काउंट स्टोर्स, डॉलर शॉप्स बनी हुई है ना, वहाँ से 280 के, 380 की बड़ी अच्छी बास्केट्स मिल जाती हैं जिनको आप लॉन्ड्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ड्री के लिए मैंने अलग बास्केट्स रखी हुई हैं, बाकी आमना के टॉयज़ के लिए अलग। तो उन बास्केट्स में जो सारे टॉयज़ हैं ना वो पूरे आ जाते हैं। जब बच्चे खेल लें तो उनकी आदत बनाएं कि आपने सारे टॉयज़ को डाल के इस जगह पर रख देना है। अच्छा, सुबह सुबह ना पहले मैं एक रूम को, स्पेशली जो मेरा मेन बेडरूम है, उसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जो
दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है कि वो कपड़े आपने किस तरह से समेटने हैं। अब मेरे पास पहले कोई भी रूम में अलमारी नहीं बनी हुई थी। एक मेरे पास वो जो लोहे वाली बड़ी अलमारी होती है, सेफ अलमारी, सिर्फ वही है। उसमें हस्बैंड के, मेरे, सर्दियों और गर्मियों के और आमना के कपड़े आना बहुत मुश्किल है। तो आप डिफरेंट ना ऑर्गेनाइजर्स खरीद सकती हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहती हैं, तो वो जो बड़े बड़े कार्टन्स आते हैं ना, गत्ते के डब्बे, वो बड़े सस्ते सस्ते से आपको किसी भी ये जो किरियाना की शॉप्स होती हैं वहाँ से या कहीं से भी मिल जाएंगे। उनको ना आप अच्छे तरीके से टेप लगा के मजबूत कर लें। और अगर आपके पास कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है, बेडशीट पड़ी हुई है, तो उनको ज़रा खूबसूरत सा लुक देने के लिए अपने इस तरीके से ना उन गत्ते के डब्बों को भी आप खूबसूरत बना के सारे जो कपड़े हैं ना उनमें अरेंज कर सकती हैं। और स्पेशली मेरी एक आदत है, वैसे तो मुझे कपड़े समेटना धोना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन एक दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने सोचा कि सारे जो कपड़े हैं ना धुले हुए, ये बाहर जो मेरा सिटिंग एरिया है, यहाँ पर मैंने बेड रखा हुआ है, इधर पड़े थे, तो मैंने सारे कपड़े जो थे ना तह लगा के उनकी जगहों पर रख दिए थे। क्योंकि जैसे जैसे इंसान चीज़ों को समेटता जाता है ना, उतना घर जो है वो नीट क्लीन लग रहा होता है। खैर जी, ये सारे काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और किचन में आके सबसे पहले ना मैंने गोश्त जो था वो पानी में डाल के, नमक डाल के ढाँप के रख दिया था, ताकि जितनी देर में मैं बर्तन धो के फ्री हूँ ना, उतनी देर में जो मेरा गोश्त है वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। और आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद है ना, वो ये है कि मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जो एक कमरे के घर में ज़िंदगी गुजार रही होंगी। कुछ तो ऐसी होंगी जिनकी पूरी ज़िंदगियाँ ही जॉइंट फैमिली के एक कमरे में गुजर गई होंगी। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आज आपको एक कमरा दिया है ना, अगर आप उसमें सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारेंगी, तो एक दिन आपके पास 2-3 कमरे, बल्कि अपना एक खूबसूरत पूरा बड़ा घर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ फटाफट से मैं बर्तन वॉश करी थी और आपके साथ एक चैनल के बारे में मैंने शेयर करना है। लाइफ विद हीरा के नाम से मेरी एक बहन का चैनल है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल किस्म के व्लॉग्स बनाती हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, इनके चैनल का जो लिंक है वो भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। इनके चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, इनकी वीडियोस को देखिएगा, इनके सब्सक्राइबर्स जो हैं ताकि वो इंक्रीज़ हो, इनका वॉच टाइम इंक्रीज़ हो। और जो भी मेरी बहनें घर बैठ के मेहनत कर रही हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, मेरी कोशिश होती है उन सबको मैं सपोर्ट करूं। तो आपने ज़रूर इनकी वीडियोस को देखना है, इनके चैनल पर जाकर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको मसला हो रहा होता है ना कि आप ही जो है पैसे लेके हेल्प करती हैं, उनको आज मैं एक छोटा सा मैसेज दे दूं कि जो चैनल है, ये जो ऑडियंस है ना, कि मैंने बहुत बहुत मेहनत से ना बनाई है। तो हर इंसान अपनी मेहनत का जो है ना थोड़ा बहुत मुआवजा लेता है। अगर कल को आपको कोई काम आता होगा ना, तो आप भी वो पैसे लेके ही करेंगी, ऐसे नहीं करेंगी। और यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब है, इसलिए सिर्फ तनकीद मत किया करें। मेरी तो कोशिश होती है कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर किसी की भी हेल्प हो जाए, मेरी वजह से, मेरी ऑडियंस की वजह से कोई भी पैसे कमाने लग जाए, तो वो कल को आपको और मुझे दुआएं ही देगा। तो दुआएं लेते रहना चाहिए, स्पेशली आजकल के नफसा नफसी के दौर में। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल जितनी महंगाई हो गई है ना, हर इंसान, हर औरत की ये ख्वाहिश है कि वो कुछ ना कुछ घर बैठ के ज़रूर करे। और मैं तो बार बार आप लोगों को यही कह रही होती हूँ, अगर आप यूट्यूब चैनल बना सकती हैं, आप वो बना लें। हर चीज़ आप घर बैठ के मोबाइल से ही सीख सकती हैं। आपके पास जो भी स्किल है ना, उसको यूटिलाइज़ करें। लड़कियों की जो ज़िंदगी है ना, मोस्टली वो शादी के बाद उन्हें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज़ होती हैं, लेकिन वो डिग्रीज़ बस ऐसे ही ज़ाया हो रही होती हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको कोई हुनर दिया हुआ है, आपको कोई काम आता है ना, तो आजकल के महंगाई के दौर में उस हुनर को ज़रूर काम में लेकर आएँ और कुछ ना कुछ अर्न लाजमी करें। जब एक औरत इंडिपेंडेंट होती है ना, यकीन करें, जब उसके हाथ में उसकी कमाई के पैसे आ रहे होते हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। अच्छा खैर, मैं सारी जो चीज़ें वगैरह थी रूम की, दोनों एरियाज़ की समेट के किचन में आ गई थी। फटाफट से मैंने बर्तन वॉश किए, साथ ही मैंने हांडी चढ़ा दी थी। अब जितनी देर में मेरे जो थे ना बर्तन वॉश हुए थे, जो मेरा गोश्त था डीफ्रॉस्ट हो गया था। और यहाँ मैं खड़े मसाले का, ये कटे मसाले का गोश्त, पता नहीं भाई इसको क्या कहते हैं, वो बना रही थी। और कुकर में इसलिए बना रही थी कि एलपीजी भाई बहुत महंगी हो गई है। अगर मैं बीफ को चूल्हे के ऊपर गलाने बैठ जाती ना देगची में, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते और मेरा पूरा सिलेंडर तकरीबन ख़त्म हो जाना था। अच्छा, मैंने टमाटर को भी ना फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो इससे भी अच्छा खासा जो टाइम है वो स्पेशली गर्मियों में सेफ़ हो जाता है। वरना खड़े होकर आपने टमाटर छीलने हैं, काटने हैं, अदरक लहसुन छीलने हैं। अदरक लहसुन की क्यूब्स और टमाटर की क्यूब्स तो लाजमी बना के रखें। आगे वैसे ही बकरा ईद आ रही है मई के एंड तक, और जैसे ही बकरा ईद आने वाली होती है ना, अदरक लहसुन टमाटर सारी सब्जियां जो है उनकी कीमतों को आग लग जाती है। तो आजकल 30-40 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो जितने आप 3 से 4 किलो लेके फ्रीज़ कर सकती हैं ना, कर लें, ताकि आगे चल के आपको आसानी रहे। जी अच्छा, ये सालन बनाना बहुत आसान है। कुकर में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गोश्त सब कुछ डाल देना आपने। और इसमें बस फ़र्क ये होता है कि इसमें पिसी हुई लाल मिर्च की बजाय ना जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं, ये डलती हैं और इसका बड़ा अच्छा यूनिक सा टेस्ट आता है। और बिल्कुल जिस तरह कढ़ाई गोश्त होता है ना, ये उस तरह का बनता है। लेकिन इसमें ना मुझे आलू छोटे छोटे साइज़ के कटे हुए बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और मेरे हस्बैंड को और आमना को स्पेशली शोरबे वाले जो सालन है बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वही बनाऊँ जो हस्बैंड और आमना जो है शौक़ से खा लें। बाकी जी, आज की वीडियो का मेन मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं, आपको आइडियाज़ दूं कि आप छोटे घर में किस तरह से ना
सामान को अरेंज कर सकती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब एक कमरे का घर हो ना, तो अक्सर किचन भी छोटे ही होते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें, चाहे वो घर के सामान से रिलेटेड हैं या किचन के सामान से रिलेटेड है, कोई भी फालतू का जो सामान है ना, घर में मत रखें। मैंने तो इस वजह से डॉलर स्टोर्स पे, डिस्काउंट स्टोर्स पे जाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि जब भी हम ख़वातीन बाहर जाती हैं ना कुछ किचन के लिए, घर के लिए ख़रीद के ले आती हैं। फिर किचन में अगर कैबिनेट्स ना बने हुए हों, जगह ही ना हो, तो इंसान इतनी चीज़ों को कहाँ अरेंज करे। तो कोशिश करें हर 10 से 15 दिन बाद, चाहे आपके किचन का सामान है या आपके कपड़े हैं या अपने बच्चों के, आपके छोटे कपड़े हैं, जूते हैं, टॉयज़ हैं, वो किसी को दे दें। किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएंगे ना, वो आपको दुआएं देगा। वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप घर में जो सारा फालतू का सामान है ना, वो इकट्ठा करके रखती रहें। अच्छा, जितनी देर में मेरा गोश्त गल रहा था, सालन रेडी हो रहा था ना, फटाफट से मैं यहाँ पर आटा गूंदने लग गई थी। और जो मेरी बहनें पूछ रही होती है ना, आप प्रेगनेंसी में भी इतनी एक्टिव कैसे हैं, तो भाई मैं भी थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन वही बात है कि इंसान को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो यूट्यूब मेरी जॉब है। बीच बीच में बेशक आजकल बहुत गैप्स ले रही होती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये होती है कि रेगुलरली के साथ ना व्लॉग जितने बना सकती हूँ बनाऊँ। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन हाँ, वो जो एक प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, मुझे वो डायग्नोज हुई है। तो अब डिलीवरी तक मैं कोई भी मीठा नहीं खा सकती, और मैं मीठे की बहुत बहुत शौकीन हूँ। तो अगर आपका किसी का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो ना, तो अपनी टिप्स और मशवरे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट करके मेडिसिन ले ली है। तो बस जी, यहाँ खाना रेडी हो गया था, घर भी साफ़ सुथरा हो गया था। और एक रूल हमेशा अपने माइंड में रखें, अगर आपका घर छोटा है, कि जितना कम सामान उतना कम मेस, और उतना आपका जो घर है ना साफ़ सुथरा, नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगा। फालतू का सामान इकट्ठा करते रहो तो बस घर में ना फिर मेस ही होता रहता है। और अक्सर हम ख़वातीन ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही रख लेती हैं कि बाद में काम आएंगी, वो बाद में काम नहीं आती हैं। खैर जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइफ विद हेरा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।